नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज में ये हमारा इतिहास का जो लेक्चर नंबर 25 है। और इसमें जो है हम मुगल कालीन जो है इतिहास को पढ़ेंगे और इसमें बाबर और हुमायूं की चर्चा करने वाले हैं। पीछे यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि पीछे बहुत सारे वीडियो आपके परीक्षा से जो उपयोगी हैं वो पड़े हुए हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी की चीजें चली रही हैं, 8-10 क्लास उसके भी निकल गए हैं, करंट अफेयर्स के कई वीडियो पड़े हैं, यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट कराया गया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला तो जरूर देखें, क्योंकि अगर वही आप देखेंगे तो जो बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर 2-4-6 क्वेश्चन से हर बार रह जा रहे हैं, तो केवल वो 10 वीडियो अगर देख लेंगे तो विश्वास मानिए कि 2-4-6 क्वेश्चन वो लीड लेकर के रहेंगे। और अगर पूरा आप फॉलो करेंगे तो पीटी में 100% सफलता मिलेगी। ये हमारा टाइम टेबल है, ये तो आप जान ही रहे होंगे। सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, मंडे टू सैटरडे प्रोग्राम चल ही रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य जो है वो 1526 से लेकर के 1527 तक, 1707 तक जो है वो इसका मतलब जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं वो होते हैं। और उसके बाद तो उत्तर मुगल आ जाते हैं। तो पहले अभी हम पूर्ववर्ती मुगलों को देखेंगे, जिसमें बेसिकली हुमायूं आते हैं, बाबर आते हैं, बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 ईस्वी में। उसके बाद फिर उनके पुत्र बहादुर शाह आते हैं। खैर वो तो उत्तरवर्ती मुगल की बात है, उसको तो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें अगर बाबर चूंकि मुगल साम्राज्य का भारत में संस्थापक था और इसका जो टाइम पीरियड था भारत में वो 1526 से 1530 तक है। आप लोग जानते ही होंगे, अतीत में जब मैंने लोदियों को पढ़ा रहा था तो लोदी काल में जो अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोदी, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है तो उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। बाबर जो है आगरा के सत्ता पर सत्तासीन होते, क्योंकि उस समय जो सत्ता का केंद्र था वो दिल्ली न होकर के आगरा था। तो थोड़ा सा देखिए कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो बाबर का जो नाम है पूरा तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ट्रांस अक्सियाना की एक छोटी सी रियासत अंदीजन, मतलब इसी को फरगना कहा जाता है, तो ट्रांस अक्सियाना के फरगना में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना की जागीर का मालिक था, तथा उसकी मां कुतलुग निगार खानम थी। खां या खानम भी कहीं कहीं मिलता है। तो ये थी बाबर पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज। तो अगर बाबर का पिता की ओर से देखा जाए तो जो तैमूर होता है उसका ये 5वां वंशज था, तथा मातृ पक्ष की ओर देखा जाए तो चंगेज खां का 14वां वंशज था बाबर। मतलब अगर देखा जाए तो उस समय दो महान शक्तियों, मतलब महान तो वैसे कार्यों से तो नहीं है, लेकिन उस समय महानता का आधार क्या था कि जो बहुत ज्यादा विजेता हो। तो चाहे तैमूर हो या चंगेज खां, दोनों ही अपने अपने समय के महान विजेता रहे हैं। तो ऐसे में दोनों वंशों का रक्त जो है वो बाबर में था। मातृपक्ष की तरफ से ये किसके थे? तो चंगेज खां के थे, और पितृपक्ष के ये जो हैं वो तैमूर से थे। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों दोनों का रक्त जो है वो सम्मिश्रण था, क्योंकि जो तैमूर थे वो तुर्क थे, और जो मंगोल चंगेज खां कहाँ था? ये मंगोलिया का शासक था, मंगोल वंश से था। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। ये भी ध्यान रखना है कि बाबर का जो वंश था वो चगताई वंश था, तुर्की नस्ल का। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो मतलब बहुत ही कम समय में बाबर के पिता की डेथ होती है और 11 वर्ष की ही अल्प आयु में ये फरगना के शासक बनते हैं। बाबर को उज्बेक सरदार सैबानी खां, ये नाम याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, ने बार बार जो है पराजित किया था। तो सैबानी खां कौन थे? उज्बेक सरदार थे, और जो बाबर की रियासत थी उसके बगल की ही रियासत इसकी थी। 1502 ईस्वी में
सर ए पुल के युद्ध में शैबानी खान ने बाबर को पराजित कर उसे मध्य एशिया से जो है वो भगा दिया। तो चूंकि उस समय शैबानी खान एक ताकतवर शासक होता है और ऐसे में बाबर उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को उसने पराजित किया और बाबर को न केवल पराजित किया बल्कि जो उसका पैतृक निवास था फरगना से उसे निष्कासित कर दिया, मतलब भागने पे मजबूर कर दिया। और इस तरीके से बाबर जो है भाग करके कहाँ आए, काबुल, जो वर्तमान अफगानिस्तान में है। इस युद्ध में शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा पद्धति का जो है वो प्रयोग किया था। इस अवधि में बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। तो आप देख ही रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है वो 1502 में सर ए पुल के युद्ध में शैबानी खान से पराजित होते हैं, काबुल आते हैं और काबुल को ये जो है विजित करते हैं बाबर 1504 ईस्वी में और फिर वहां शासक बनते हैं काबुल का 1507 ईस्वी में। बादशाह से पूर्व बाबर जो है वो मिर्जा की उपाधि धारण करता था और जो मिर्जा की उपाधि थी वो उसकी पैतृक उपाधि थी, मतलब उसके पिता भी जो है वो मिर्जा की ही उपाधि धारण करते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे जो है शक्तिशाली राजा घोषित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बाबर ने किसे जो है अपने समय में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था, तो वो बताया था कृष्णदेव राय को। और कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। पीछे इनके बारे में पूरा डिटेल से कराया गया है, हम भी चेक करें कि आप लोग जो है क्लास में कितने अवेयर रहते हैं। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी ने दिया था। तो बाबर को जो है एक अभी हाल ही में एक आरोप भी लगाया गया था कि भाई राणा सांगा को लेकर के, तो राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया था, लेकिन इसका उल्लेख आपको केवल बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी में मिलती है और कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलता है कि राणा सांगा ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी के विरुद्ध में। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि दौलत खां लोधी जो पंजाब का सूबेदार था और इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खां लोधी, इन लोगों की मंशा आगरा की सत्ता पे काबिज होने की थी। तो ऐसे में उनको लग रहा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा और हरा के कुछ धन दौलत लूट लाट के अपने अफगानिस्तान काबुल चला जाएगा। और ऐसे में जब इब्राहिम की शक्ति कमजोर होगी तो हम जो है शासक हो जाएंगे, तो ये इनकी मंशा रहती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बाबर आता है, इब्राहिम लोधी को हराता है और यही जो है वो स्थापित हो जाता है, क्योंकि उससे पता है कि ये जो भूभाग है, ये जो क्षेत्र है वो धन धान से परिपूर्ण है। भाई काबुल में क्या मिलेगा, वही खजूर और रेतीली पथरीली जमीन, लेकिन यहाँ तो शानदार जो है एटमॉस्फेयर था, फिर एग्रीकल्चर के तमाम प्रोडक्ट्स थे, मतलब यहाँ राजस्व की ज्यादा संभावना थी और साम्राज्य को भी लेकर के पूरा भारत पड़ा हुआ था उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। तो एक बड़े भूभाग पर शासन करने की उसकी मंशा भी यहाँ पूरा हो जाती। तो ऐसे में वो जाता नहीं है और मुगल वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार इन लोगों की जो मंशा थी, चाहे दौलत खां लोधी हो चाहे आलम खां लोधी हो, वो पूर्ण नहीं होती है। और यदि एक मिनट के लिए राणा सांगा को भी मान लिया जाए कि भाई उनकी भी कुछ ऐसी इच्छा थी, तो वो भी जो है बाद में खानवा के युद्ध में मारे जाते हैं बाबर के द्वारा। मतलब युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, युद्ध में तो बुरी तरीके से राणा सांगा पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद उनके एक विश्वस्त ने उन्हें जहर देके मार दिया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्रोत से इस साक्ष्य की जो है वो पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। पानीपत के प्रथम युद्ध मतलब 21 अप्रैल 1526, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश कमीशन को जो है या किसी भी स्टेट कमीशन को डेट बहुत प्रिय है। आरोग्य परीक्षा में तो आप लोग देखे ही होंगे किस तरीके से उसने डेट पूछा है। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526
में बाबर की विजय के मुख्य कारण उसका तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व था। तो इसका ध्यान रखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, और इसी उस्मानी विधि को क्या कहा जाता है, रोमी विधि का भी प्रयोग किया था। तो तुगलमा पद्धति को आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि ये दो सेनाएं हैं, और ये अगर आप इब्राहिम लोदी की सेना देखेंगे और ये सेना जो है आप बाबर की अगर देखेंगे, तो बाबर ये जान रहा था कि भाई हमारी सेना जो है लोदी की सेना की तुलना में काफी कम है। ऐसे में अगर हम रणनीति से नहीं युद्ध करेंगे तो हार सुनिश्चित है, और अगर जा करके सीधे सीधे लड़ गए तब तो फिर इतनी बड़ी सेना है कि अगर भाई हमारे एक सैनिक पे जब 4 सैनिक टूट पड़ेंगे तो एक सैनिक कितना भी ताकतवर होगा उसको तो युद्ध में हारना ही है। तो ये करता क्या है, ये तुगलमा पद्धति का अनुसरण करता है, और तुगलमा पद्धति के तहत क्या करता है कि अपनी सेना को देखिए एक अग्र टुकड़ी में बांटता है और फिर साइड में एक टुकड़ी स्थापित करता है साइड में, और ये एक टुकड़ी जाती है लड़ने, और ये जो साइड वाली टुकड़ी है ये धीरे 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 इधर से ऐसे घेरते हुए इसे पीछे से घेर लेती है। ऐसे में होता क्या है कि ये तो लड़ी रही होती है, और जो इब्राहिम की सेना थी उसे लग रहा था कि बस यही इतनी सेना है, उसको पता ही नहीं था कि पीछे से भी हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, और ये अटैक बहुत द्रुत गति से होता है। मतलब एक तरीके से इब्राहिम की सेना को घेर करके चारों तरफ से बैटलफील्ड में हमला कर देना। तो ये होती है तुगलमा पद्धति। और इसी तरीके से आप देखेंगे एक तोपों को सजाने की जो है वो रोमी पद्धति थी या उस्मानी विधि। तो इसमें क्या होता था कि जो 2 बैलगाड़ियां होती थी, तो बाबर जब यहाँ आक्रमण करने आया तो रास्ते में जितनी भी बैलगाड़ियां मिलती थी उसको वो खरीदते हुए चलता था, और वो क्या करता था कि जैसे ये 2 बैलगाड़ी लगा दिया और इसके बीच में तोप खाने को लगाया, फिर बैलगाड़ी फिर तोप खाने को, तो इससे जो है सटीक निशाना लगा करके दुश्मन खेमे पर अटैक किया गया। तो ये है उस्मानी विधि या रोमी विधि, और ये तुगलमा पद्धति या जो उस्मानी विधि है ये बहुत ही निर्णायक साबित हुई पानीपत के प्रथम युद्ध में। और बाबर की सेना बहुत कम होते हुए भी एक बड़ी सेना को जो है बहुत कम समय में पराजित कर दी। 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को जो है वो उस्मानी विधि कहा जाता है, वही जो मैंने बताया है। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। तो तोपखाने का हेड कौन था, तो उस्ताद अली था और मुस्तफा खान। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, और इस प्रकार मध्यकाल का वह प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। मैंने पीछे भी इस फैक्ट को बताया है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर का नरेश विक्रमजीत भी मारा गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें इब्राहिम लोदी तो मारा ही गया, साथ में जो ग्वालियर का शासक विक्रमाजीत था वो भी जो है मारा गया था। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित किया। देखिए बादशाह और बादशाह मतलब जब काबुल की सत्ता वो प्राप्त करता है तब मिर्जा टाइटल छोड़ करके अपने आप को बादशाह घोषित करता है, और जब वो आगरे की सत्ता प्राप्त करता है तब बादशाह की टाइटल लेता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बाबर काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। तो चूंकि बड़ी विक्ट्री थी भारत की, बहुत ज्यादा इसको धन प्राप्त हुआ था, तो ऐसे में बहुत प्रसन्न होकर के, चूंकि काबुल इसका बेस था, तो काबुल के प्रत्येक नागरिक को इसने एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप भेंट दिया था। और इसी उदारता के कारण बाबर को क्या कहा जाता है, कलंदर कहा जाता है। राणा सांगा और बाबर के बीच शक्ति प्रदर्शन आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 को हुआ। और खानवा के युद्ध में तो आप जानते होंगे राणा सांगा की बुरी तरीके से पराजय हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन साथ था, तो हसन खां मेवाती था, महमूद लोदी था, आलम खां लोदी था और मेदनी राय थे। तो इतने महत्वपूर्ण शासक जो है, मेदनी राय कौन है, चंदेरी के शासक होते हैं। तो ये सब लोग जो है राणा सांगा के साथ सम्मिलित रूप से युद्ध करते हैं। और अगर देखा जाए तो
पानीपत से, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, निर्णायक तो था, और चूंकि उसके बाद भारत में लोदियों की सत्ता जाती है, बाबर स्थापित होता है, एक युगांतकारी परिवर्तन होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट युद्ध किसका था? खानवा का युद्ध था बाबर के लिए। क्यों युद्ध था कठिन? क्योंकि इस समय राणा सांगा अकेले नहीं था, राणा सांगा के साथ उस समय की आसपास की महत्वपूर्ण शक्तियां लड़ रही थी, जिसमें हसन खां मेवाती था, महमूद लोदी स्वयं था, आलम खां लोदी था, और फिर चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। मतलब इसी युद्ध में जो है, खानवा के युद्ध में बाबर को लग गया कि यहाँ पेश नहीं पाया जा सकता जब तक अपने सैनिकों में जिहाद का नारा नहीं, मतलब ये इसको धर्म युद्ध घोषित करता है। और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब काफिरों को हटा करके अपनी सत्ता स्थापित करने का वो करता है। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद गाजी एवं धर्म प्रचारक दोनों की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद करी थी, न कि पानीपत के बाद। इसका भी ध्यान रखेंगे। बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी पर अधिकार हेतु मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि मेदिनी राय राणा सांगा के साथ युद्ध में थे, तो ऐसे में, और वैसे भी नहीं भी होते तब भी महत्वाकांक्षा तो उसकी साम्राज्य विस्तार की थी ही, तो एक एक करके तो निपटाता ही। और वही अगला प्रयास कब होता है? 27 में खानवा लड़ता है और 28 में ही जाकर के मेदिनी राय पे चंदेरी पर अटैक करता है, और इसमें जो है मेदिनी राय पराजित होते हैं, और इस प्रकार जो है बाबर मालवा जीतने में सफल होता है। बाबर 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को जो है पराजित किया था। तो जो घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर ने जो घाघरा का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था? तो वह 29 में। और देखिए इसी तरीके से जो बाबर के युद्धों का क्रम क्या है? पहला पानीपत 26 में, फिर खानवा है 27 में, चंदेरी है 28 में, 29 है घाघरा का युद्ध। तो ये क्रम भी एक दो बार पूछा गया है, तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। और किस किस शासक के विरुद्ध लड़ा था ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इससे जो है बंगाल और बिहार की प्राप्ति होती है। मध्ययुगीन इतिहास में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों में लड़ा गया था। तो बाबर ने जो घाघरा का युद्ध किया था, तो ये पहला ऐसा मध्यकालीन युद्ध था जो जल में भी लड़ा गया था और स्थल पे भी लड़ा गया था। और यह बाबर का अंतिम युद्ध था, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, और उसे आगरा में नूर अफगान, मतलब आधुनिक जो आराम बाग है, वहां इसे दफनाया गया। परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफन कर दिया गया। मतलब बाबर की इच्छा थी कि जब हमारी डेथ हो तो हमारा जो पार्थिव शरीर है वो काबुल में दफनाया जाए, क्योंकि चूंकि वो काबुल से एक अपना जुड़ाव महसूस करता था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मुगल कालीन कौन से शासक थे जिनकी जो वर्तमान में जो कब्र है वो भारत से बाहर है? तो आप देखेंगे बाबर की काबुल में है, और दूसरा जहांगीर का देखेंगे तो जहांगीर का जो कब्र है लाहौर में है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में भारत की तत्कालीन राजनैतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों, फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ के मौसम के बारे में बताता है, और यहाँ फलदार जो वृक्षों की चर्चा करता है। मौसम को लेकर के कहता है कि यहाँ जो मौसम है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, बहुत वर्षा होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, जाड़ा भी बहुत पड़ता है, वो ऐसा अपने आत्मकथा में लिखता है। तो चलिए बाबर हो गया। अब हम देखेंगे हुमायूं को, लेकिन हुमायूं से पहले आप संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के, एक आरओ का है और एक पीसीएस को लेकर के है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ डेली आपको टास्क दिए जाते हैं, आप प्रश्न संस्थान देता है, आप उसको लिख करके दिखाते हैं, और ये प्रत्येक टॉपिक से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आपका छूटेगा, सारे टॉपिक से कराया जाता है। आप लिख करके दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से आपके कॉपी का मूल्यांकन होगा। अगर आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, साथ ही साथ आप कैसे इसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी। और फिर होगा क्या कि आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो प्रत्येक
जो टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न कराए जाएंगे, उसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी और फिर मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा जो है कवर कराया जाएगा 1 से लेकर के 6 पेपर तक। फिर एस्से होगा, हिंदी होगा, सारी चीजों की तैयारी यहाँ हो रही है। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। बाबर की पुत्री गुल बदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु एक षड्यंत्र द्वारा इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष देने से हुई थी। तो बाबर की एक पुत्री रहती गुल बदन बेगम, और उन्होंने अपने भाई हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा की पुस्तक की रचना की है। और इसमें इन्होंने ऐसा विवरण दिया है कि जो बाबर की जो डेथ होती है तो वो स्वाभाविक नहीं रहती है, मतलब वो नेचुरल डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बाबर को विष देके मारा गया था, और विष देने वाली कौन थी? इब्राहिम लोदी की मां थी। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था, जबकि इससे पूर्व के शासक सुल्तान को ही कहकर पुकारते थे। तो आप देखेंगे पूरा सल्तनत काल सुल्तानों का काल था, इसीलिए उसे सल्तनत कहते हैं। मुगल काल में बाबर जो संस्थापक था, और उसने जो है अपनी टाइटल सुल्तान न रख करके बादशाह की रखी थी। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद इस्किन सहित अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी और श्रीमती वेब्रिज ने अंग्रेजी में किया है। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा में, इसका भी संकलन करवाया है, मैंने पीछे बताया भी था। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया है, और उसने रिसाल ए उसज की रचना की। रिसाल ए उसज की रचना में क्या था? तो खत ए बाबरी। तो बाबर ने जो खतों का आदान प्रदान किया था, मतलब जो विभिन्न शासकों को या प्रशासन के लिए लिखा था, तो उसी का संकलन है रिसाल ए उसज, मतलब खत ए बाबरी। अब आते हैं हुमायूं को। तो हुमायूं कब सत्तासीन होते हैं? 1530 में, क्योंकि आप लोग जान ही रहे दिसंबर में इसकी डेथ होती है बाबर की। और उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है हुमायूं, वो सत्तासीन होता है। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाग्यशाली होना। देखिए ये 1530 से 1556 आपको दिख रहा है, लेकिन कायदे से हुमायूं ने इतने वर्ष तक शासन नहीं किया। अभी आप बीच में देखेंगे कि यहाँ कुछ ही समय के बाद कौन स्थापित हो जाता है? शेर शाह सूरी का शासन होता है। और उसके बाद जब उसकी डेथ होती है तो उसके पुत्र से जो है सत्ता पुनः ये प्राप्त करते हैं हुमायूं। तो बीच में इन्हें निर्वसन का भी जीवन जीना पड़ता है। तो बाबर के 4 पुत्र कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ है क्या? तो भाग्यशाली होता है। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात मेहदी ख्वाजा के समर्थन में से हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठता है। तो जब बाबर की डेथ होती है तो पहले जो वहां के अमीर थे, जो वफादार थे, उन लोगों का मानना था कि बाबर जो है विलासी है, अयोग्य है, तो बाबर के स्थान पे क्यों न मेहदी ख्वाजा को ही शासक बना दिया जाए। और ये बाबर के समय में काफी प्रभावशाली भी रहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा था कि हम वही वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसे में अगर हम सत्ता ग्रहण भी कर लेंगे तो हमारी जो है वो प्राण एक समय के बाद चले जाएंगे। तो इन्होंने अपने प्राण की परवाह करते हुए बाबर के पक्ष में समर्थन कर दिया, और ऐसी स्थिति हुमायूं के पक्ष में समर्थन कर दिया। और ऐसी स्थिति में हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, जो उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण था। एक्चुअली में हुमायूं क्या था ना कि थोड़ा सा वो आज्ञाकारी था, अपने पिता की आज्ञा मानता था। बाबर की ही ऐसी इच्छा थी कि जो 4 बेटे हमारे हैं, तुम बड़े हो, तुम उनके प्रति जो है सहृदयता रखना, और अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट करके शासन करना। केंद्र में तुम शासन करना, और जो 4 क्षेत्र हैं, एक एक क्षेत्र एक एक भाई को बांट करके, मतलब मिलजुल करके शासन करना। और ये किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और कहीं न कहीं ये बाबर की भी दूरदर्शिता ही थी। और इसका खामियाजा जो है
उसका जो प्रिय पुत्र हुमायूं रहता है उसे भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि इसे अपने भाइयों से ही जो है बहुत ज्यादा थ्रेट मिलता है, चुनौती मिलती रहती है, और एक बड़ी ऊर्जा जो है उनको मेंटेन करने में लग जाता है। और दूसरी चीज, जब इसको जरूरत रहती है, जब कोई बाहरी आक्रमण करता है तो वो लोग इसे सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो ये चीजें हैं। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। क्योंकि मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की थी? अफगानों से। भाई लोदी कौन थे? अफगान शासक थे। तो ऐसे में अभी पूरी तरीके से अफगान जो है वो खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि बाबर को तो बहुत कम समय मिला था भाई, 26 से 30, 4 ही साल का समय पाता है। और बाबर अगर 2-4-6 साल और जीवित रहता तो शायद इतनी बड़ी चुनौती हुमायूं को नहीं मिलती, और फिर हुमायूं से सत्ता अफगान छीन भी नहीं पाते, मतलब अफगान के रूप में शेरशाह सूरी। लेकिन होता क्या है कि बाबर को समय कम मिला, और इनमें ऐसी योग्यता रहती नहीं है हुमायूं में। विलासी रहते हैं, अफीमची रहते हैं, और थोड़ा सा मतलब दूरदर्शी नहीं रहता है कि मतलब जिस तरीके से एक शासक को होना चाहिए, और वो भी मध्यकालीन शासक को, तो वैसे कुछ लक्षण इसमें रहते नहीं हुमायूं में। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था, वही शेरशाह, जो इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। हुमायूं का एक दूसरा प्रमुख विरोधी गुजरात का शासक बहादुर शाह था। तो एक तो शेर खां थे, और दूसरा जो है गुजरात का शासक बहादुर खां था। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। तो प्रताप रुद्रदेव पर ये आक्रमण करते हैं, कालिंजर के शासक रहते हैं, लेकिन हुमायूं असफल होते हैं। हुमायूं के राजत्व काल में उसका अफगानों से पहला मुकाबला 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ। तो ये सन याद रखिएगा, ये युद्ध याद रखिएगा, क्योंकि एक बार जो है ऐसे क्रम पूछ लिया था कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था, कौन सा बाद में। तो फिर चौसा घाघरा और ये सब पूछा था, लेकिन दोहरिया का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा 1532 ईस्वी में। अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, परंतु अफगान की पराजय हुई। मतलब यहाँ हुमायूं विजयी होते हैं दोहरिया के युद्ध में। हुमायूं ने 1535 से 36 ईस्वी में बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह पराजित हुआ, वही बहादुर शाह जो गुजरात का शासक होता है। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों को जीत लिया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हुमायूं गुजरात को अपने अधीन लाने में सफल हो जाता है। शेर खां को दबाने के लिए अब दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति बनती है, भाई दो ही महत्वपूर्ण शक्तियां थी, एक तो गुजरात का शासक बहादुर शाह था, तो उसको तो ये हरा दिए। अब बचते हैं शेरशाह, मतलब अभी इनका नाम शेरशाह नहीं होता है, इन्हें पहले शेर खां कहा जाता था, और शेर खां के नाम के पहले भी इनका नाम फरीद था। बाद में ये एक शेर को पराजित कर देते हैं, तो इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के तत्कालीन शासक ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। वो तो जब शेरशाह सूरी को पढ़ाएंगे पूरी चीज बताएंगे। तो शेर खां को दबाने के लिए हुमायूं ने चुनारगढ़ का 1536 ईस्वी में दूसरा घेरा डाला। मतलब पहले घेरे में शेर खां को ये पराजित नहीं कर पाए थे, दूसरा घेरा डाला और चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। और अधिकार ऐसे कर लिया कि शेर खान ने सोचा कि ठीक है, अभी इनको थोड़ा और आगे आने दीजिए, हम अपने क्षेत्र में इनको लाते हैं। और ऐसे में वो पीछे हट जाता है। तो ये जाते हैं और कोई प्रतिरोधी नहीं होता, ये चुनार के किले पर जो है वो अधिकार कर लेते हैं, और ये बंगाल तक जो है अभियान करते हैं। बंगाल से लौटते समय हुमायूं और शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ। तो अब चुनार होते भी बंगाल विजिट करते हैं, और बंगाल विजिट करते हैं, वहाँ खूब महफिल सजाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, 2-4 महीना आराम करते हैं। उसके बाद इनको सुधि होती है कि अब चले आगरा की तरफ, क्योंकि उधर गुजरात तक हमारा अधिकार हो ही गया, इधर पूर्व में बंगाल हो गया है, साउथ में मालवा को जीत ही लिए है। तो मतलब अब एक जो साम्राज्य की सुरक्षा की पूरा इंतजाम हो गया है। लेकिन इन्हें पता ही नहीं था, मतलब ये बेखबर थे कि अभी रास्ते में आपका इंतजार कौन कर रहा है, शेरशाह सूरी कर रहा है। और जैसे ये बंगाल में, आप जानते होंगे जो रूट है, बंगाल के बाद बिहार होते हुए भी आदमी उत्तर प्रदेश में आएगा, आगरा। तो ये जैसे ही बक्सर के पास पहुंचते हैं, एक जिला है बक्सर, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर ही है, हालांकि है वो बिहार में। तो बक्सर में पुनः हुमायूं से कड़ा मुकाबला होता है, और यहाँ ये बुरी तरीके से पराजित होते हैं हुमायूं।
जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित होते हैं। हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाते हैं, मतलब इस लेवल पे एक पराजित होते हैं कि अपनी प्राण रक्षा के लिए, बक्सर में गंगा नदी बहती है, वो मतलब घोड़े सहित गंगा में कूद जाते हैं। और ऐसे में एक निजाम नामक भिस्ती होता है, वो इनकी प्राण की रक्षा करता है। भाई इन्हें तैरना वरना तो आता नहीं, तो कोई भी तैराक रहे, गंगा नदी पूरा पार करना एक चुनौती होती है। तो वो जो भिस्ती होता है इनकी प्राण की रक्षा करता है, इन्हें उस पार भेजता है और ये किसी तरीके से अपना जान बचा करके आगरा पहुंचने में सफल होते हैं। तो यही कहा गया, गंगा में कूद गए और एक भिस्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिस्ती को जो है एक दिन का बादशाह बना दिया था और निजाम नामक भिस्ती ने चमड़े का सिक्का चलाया था। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि फिर चूंकि इनके प्राणों की रक्षा उसने की थी भिस्ती ने, तो वो भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाते हैं और जब वो बादशाह बनता है, उसका नाम निजाम रहता है, तो उसने चमड़े के जो है सिक्के चलाए थे। तो चमड़े का सिक्का जो है किसके समय में चलाया गया था, तो उस समय भारत का बादशाह कौन रहता है एक दिन का, वो रहते हैं निजाम। कहानी तो आप जान ही रहे हैं कि भाई वो बादशाह क्यों बनते हैं। इस विजय के फलस्वरूप शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो जो बक्सर में इसने जो हराया था हुमायूं को, तो बक्सर के युद्ध में हराने के बाद जो शेर खां था अब वो हो जाता शेर शाह, तथा अपने नाम का खुतबा पढ़ाने और सिक्का ढलवाने का आदेश दिया। 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पुनः परास्त हो गया। यह युद्ध बहुत ही निर्णायक रहा और अपने निर्वसन काल के ही दौरान मतलब अब इसी बात जो ये कन्नौज, मतलब ये जो बिलग्राम, इसी को बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। कन्नौज में एक जगह बिलग्राम, फिर यहाँ शेरशाह फिर पीछे से आता है, कन्नौज तक पहुंचता है और हुमायूं भी आगरा से निकल करके कन्नौज के बिलग्राम में आते हैं। यहाँ पुनः शेरशाह से ये हारते हैं और ये जो हार है, अब चूंकि वो भाई कन्नौज कितना दूर है यहाँ से, उसके बाद तो आगरा पास ही में था, ऐसे में फिर वो आगरा की सत्ता को हस्तगत करता है शेरशाह और हुमायूं का निर्वसन वाली चीजें शुरू हो जाती, मतलब वो अपनी जान बचा करके निर्वासित होते हैं, अफगान जाते हैं, फिर ईरान तक वो जाते हैं। अपने निर्वसन काल में ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, जो हिंदाल थे हुमायूं के भाई थे और इन्हीं के एक गुरु थे मीर अली, तो मीर अली की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम से ये विवाह करते हैं 29 अगस्त 1541 को और इन्हीं हमीदा बानो बेगम से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, अकबर की। हुमायूं द्वारा पुनः राज्य की प्राप्ति, तो भाई 1540 में इनसे राज्य छूटता है और फिर 15 साल तक जो है ये निर्वासन की जिंदगी जीते हैं। 22 जून 1555 ईस्वी को मुगल और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे। अफगान इसमें बुरी तरह पराजित हुए और इस प्रकार जो है हुमायूं पुनः सत्तासीन होते हैं 15 वर्षों के निर्वासन के बाद। क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि जो शेरशाह सूरी था वो बहुत कम शासन कर पाया, 5 ही साल के बाद उसकी डेथ होती है, उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उसमें वैसी क्षमता नहीं होती है। तो और धीरे धीरे 5-7 साल के बाद सूर्यवंश में विघटन प्रारंभ होता है। हुमायूं को लगा ये उचित अवसर है और उसका एक बहुत ही योग्य सेनापति होता है बैरम खां, तो उसके नेतृत्व में पुनः मुगल जो है अटैक करते हैं और सत्तासीन होते हैं। सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत का राज सिंहासन एक बार फिर से प्रदान किया। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं एक बार दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा। मतलब शासक तो ये हो जाते हैं लेकिन इनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो वो उस पर गिर गया, मतलब जैसे चोंगा ये लोग पहनते नहीं जो एक वस्त्र होता है ऊपर से, तो शायद उसमें पैर फंसा और ये सर के बल गिरते हैं, तो ऐसे में इनके सर पे गहरी चोट आती है। और उस समय जो अकबर इनका जो बड़ा पुत्र होता है और तो वो पंजाब के कालानौर में रहता है और इनकी डेथ होती है और कालानौर पंजाब में ही अकबर को इसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही जो है
अपनी जान दे दी। तो जो एक हिस्टोरियन है लेनपुल, तो वो टिप्पणी करते हैं हुमायूं के व्यक्तित्व पर कि ये चूंकि जीवन भर लड़खड़ाता ही रहा, मतलब ये स्थिर रहा, इसका जो भी कार्य रहा वो इतना प्रभावी नहीं रहा, इसका व्यक्तित्व भी ढुलमुल तरीके का था। मतलब ये एक तरीके से बहुत जो स्ट्रिक्ट प्रशासक होते हैं या अपनी बात पे एकदम कायम रहने वाला, ऐसी पर्सनालिटी का नहीं था। मतलब एक तरीके से निजा टाइप की पर्सनालिटी वाला था और जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही इसकी डेथ होती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? लेनपुल का है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने हुमायूं तक की चीजें देख ली। हुमायूं ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह इतवार को मतलब रविवार को जो है पीले कपड़े, शनिवार को काले, सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। ये हुमायूं की कुछ उपलब्धियां थी। और उपलब्धियां मतलब क्या कि ज्योतिष को लेकर के थोड़ा सा वो उस पर आस्था रखता था और इसी हिसाब से वो ड्रेस का भी अपने चयन करता था कि जो सप्ताह के 7 दिन होते थे तो बदल बदल के वैसे कपड़ा पहनता था। अब आपने देखा बाबर को देख लिया, हुमायूं को देख लिया, अब आप देखेंगे शेरशाह सूरी को और एक वीडियो में ये खत्म हो जाएगा शेरशाह सूरी की चीजें, मतलब सूरवंश, इनका प्रशासन देख लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम आ जाएंगे अकबर पे। तो इनके बारे में तो चर्चा मैंने करी दी है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। और ये समृद्धि आईएएस के कुछ लिंक्स हैं। सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। साथ ही साथ 2 लिंक्स और हैं, एक तो समृद्धि आईएएस यूट्यूब चैनल जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। और सबसे अंतिम में यदि आप हमसे बात करना चाहते हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।